नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 024871 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएट एडवर्ब चूज़ करनी है। 4 एडवर्ब दी हुई है, मीनिंग के अकॉर्डिंग कौन सा एडवर्ब ठीक होगा। अब सबसे पहले तो जिनको यही नहीं पता कि एडवर्ब होता क्या है, वो थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, एडवर्ब जो है हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, और इसको अगर डिफाइन करना हो तो अपन बोल सकते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। तो हमें दिया हुआ है आई लर्नड, ठीक है। ये जो है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की तरह काम कर रहा है। लर्न की सेकेंड फॉर्म है। लर्न का मतलब होता है कि किसी चीज़ का याद आना या किसी चीज़ का पता लगना। तो ये कह रहा है कि मुझे पता लगा था या मुझे ये जानकारी हुई थी दैट द हाउस हैड डैश बीन एन इन, कि कोई घर है उसकी चर्चा हो रही है कि वो घर जो है पहले एक इन रहा था। इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है स्मॉल होटल, कोई छोटा होटल जो किसी शहर या गांव के बाहर होता है, वहाँ पर खाने पीने की और रहने की व्यवस्था होती है। हिंदी में हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं? सराय भी बोल सकते हैं। तो अब हमें पता करना है कि कौन सा एडवर्ब यहाँ आना चाहिए। तो देखिए, लेटली जो एडवर्ब है इसका मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में। इसका क्या मीनिंग हो गया? हाल ही में। सेकंड ऑप्शन जो है क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तेजी से। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। और ये जो एडवर्ब है ये फॉर्मर एडजेक्टिव में ly सफिक्स लगने से बना है। फॉर्मरली का मतलब होता है पहले, ठीक है। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला और फॉर्मरली मतलब पहले कोई काम हुआ है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि मुझे पता लगा था कि ये जो घर है ये पहले एक होटल रहा था। मतलब पहले ये इन एक छोटा होटल या सराय था, जो घर है जिस घर की बात हो रही है, तो पहले रहा था। तो पहले के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एडवर्ब यहाँ एप्रोप्रिएट होगा? फॉर्मरली। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। टेंस का यूज जो है उसको हमें चेक करना है। तो जो हमारा मेन सेंटेंस है वो है आई विल रिवाइज माई कोर्स, दिया हुआ है आई विल रिवाइज माई कोर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है रिवाइज्ड। अब सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए कि विल जो है ये क्या है? मॉडल है। और हम लोग जब भी विल और शैल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही पढ़ते हैं मॉडल्स के साथ कि कोई भी मॉडल हो उसके बाद में जो मेन वर्ब आती है, कोई भी मॉडल हो उसके बाद में अगर आप मेन वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो वो अनिवार्य रूप से हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे विल के बाद में क्या लगा हुआ है? रिवाइज्ड। तो ये चीज़ क्या हो गई? गलत हो गई। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि ये गलत है। क्यों? ये इसलिए गलत है क्योंकि मॉडल के साथ मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करी, सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। अब देखिए, पहला ऑप्शन देखो दोस्तों, दिया हुआ है आई मस्ट रिवाइज्ड। अब मस्ट भी क्या है? मॉडल है। और अभी अभी आपको बता चुका हूँ मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो गया।
रिवाइज्ड नहीं हो सकता, सेकंड फॉर्म है, रिवाइज होता तो ठीक हो सकता था। आप आ गए सेकंड वाले में, तो दिया हुआ है आई विल बी रिवाइज्ड। अब विल ये मॉडल है, फिर यहाँ पर बी फॉर्म है, और ये क्या है, अगेन बी फॉर्म के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है यही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, आई जो है वही तो रिवीजन करने का काम कर रहा है, वही तो अपने कोर्स को 3 बार रिवाइज करेगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आई जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होना चाहिए, और जब एक्टिव वॉइस का होगा तो पैसिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। जब मैं सी की तरफ गया तो मैंने देखा कि यार वुड तो फिर एक मॉडल है, और मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ तो अगेन सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। तो ए बी और सी तीनों गड़बड़, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब डी को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। दिया हुआ है आई विल हैव रिवाइज्ड, तो विल हैव रिवाइज्ड ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, तो आप बोलेंगे कि सर ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल शैल के साथ हैव के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म नज़र आती है, थर्ड फॉर्म नज़र आती है। तो आई विल हैव रिवाइज्ड माई कोर्स एटलीस्ट 3 टाइम्स, कि मैं अपने कोर्स को 3 दफ़ा रिवाइज कर चुका होऊंगा बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन, अंतिम परीक्षा से पहले। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो टेंस के अनुसार बिल्कुल जो है सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको सेंटेंस का वो पार्ट चूज़ करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, गलती है। दिया हुआ है दैट डे, उस दिन, वी रीच लेट फॉर द कॉम्पिटिशन, हम प्रतियोगिता के लिए लेट पहुँचे थे, एंड इवन दो द कॉम्पिटिशन वेंट ऑन स्मूदर, कि फिर भी कंपटीशन जो है वो बहुत ही अच्छे से घटा था। आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा, क्यों बुरा लगा था, अबाउट शिवानी लूजिंग इट, उसे इसलिए बुरा लगा था क्योंकि शिवानी हार गई थी। हो सकता है शिवानी उसकी परिचित होगी, तो शिवानी कंपटीशन हार गई थी इसलिए उसे बुरा लगा था। अब इसमें एरर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दिया हुआ है दो द कंपटीशन वेंट ऑन स्मूदर, इस पे थोड़ा सा देखिए। देखिए यहाँ पर वेंट लिखा हुआ है जो गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो का मतलब क्या होता है, जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है वेंट। अब इस वर्ब की विशेषता बतानी है, इस वर्ब की विशेषता बतानी है। अब हम जानते हैं कि वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, जबकि ये जो स्मूदर है, ये जो स्मूदर है ये तो स्मूथ एडजेक्टिव है। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, उस स्मूथ की जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, स्मूदर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव तो पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पर स्मूदर जो है गड़बड़ हो गया। तो यहाँ इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, और वो एडवर्ब क्या होगा, स्मूथली। एडवर्ब क्या होगा, स्मूथली। यहाँ पर हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे और वो एडवर्ब हमारा क्या होगा, स्मूथली। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा कि दैट डे, उस दिन हम लोग कंपटीशन के लिए लेट थे, एंड इवन दो, और यद्यपि कंपटीशन जो है वो आसानी से अच्छे से घटा, तो ये लिखा जाएगा दो द कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथली। ये इसमें यहाँ पर करेक्शन आपको करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा आप आगे से इसको सीधा ही ध्यान रखें, वेंट ऑन स्मूथली, वेंट ऑन स्मूथली, ये एक फ्रेज है दोस्तों, और इस फ्रेज का मतलब होता है कि अच्छे से कोई कार्य होना, कोई काम अगर बहुत ही अच्छे से हो जाए, एकदम बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से हो जाए, तो उसके लिए हम लोग एक फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं, वेंट ऑन स्मूथली। तो यहाँ पर अगर हम लोग एरर की बात करें
तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट ए में जो है एरर हो जाएगा। स्मूदर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मूथली लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेंटेंस का वो पार्ट बताइए जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग विंटर्स की सर्दियों के दौरान मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स, ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो है वो समय से नहीं चल रही हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट, तो भाई इसको जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसका मीनिंग आ रहा है कि ज़्यादातर ट्रेनें नहीं चलती है। तो ज़्यादातर और नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन है मोस्ट के साथ नॉट का, मोस्ट के साथ नॉट का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये लैंग्वेज में एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। अब अगर आप मोस्ट की बात कर रहे हैं तो फिर आगे उसको आप पॉजिटिवली ही यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनना चाहिए था कि ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, कि विंटर में ज़्यादातर ट्रेनें जो है नॉर्थ इंडिया में वो टाइम पे चलती हैं। अगर आप इसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको लिखना चाहिए था कि ड्यूरिंग विंटर्स अ फ्यू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, कि सर्दियों के दौरान बहुत कम संख्या में ट्रेनें जो हैं वो टाइम पे चलती हैं। तो यहाँ पर ये मोस्ट के साथ नॉट का जो एसोसिएशन है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये गड़बड़ है। मोस्ट जो है ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ होता है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर रनिंग ऑन टाइम लिखना पड़ेगा, नॉट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और इस कारण जो है कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आगे जो है क्लोज टेस्ट हमें नज़र आ रहा है। क्लोज टेस्ट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, इसको पूरा रीड आउट करेंगे, पूरा पढ़ने से आपको पता चलेगा कि टोन क्या है पैसेज का और कौन सा टेंस है, और पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में चर्चा चल रही है तो पॉजिटिव वर्ड्स को चूज़ करेंगे, नेगेटिव चर्चा है तो नेगेटिव वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका होता है। तो दिया हुआ है हायरार्की इज की इन एंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इंक्रीजिंगली डैश सोसाइटी, कि हायरार्की जो है उसके ऊपर अगर हम लोग यूटिलाइजेशन करें, उसका अगर यूज़ करें तो हमारी जो ये एक बहुत ही आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, वाइड सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है, उसको हम आसानी से चला सकते हैं। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि भाई छोटे से लेकर और बड़े पद की ओर। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो फौज में सबसे छोटे स्थान पर कौन है, अगर बात करें तो सोल्जर है, फिर नायक है, फिर सूबेदार है, फिर उसके बाद में ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है। तो इस तरीके से चलता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर हायरार्की मेंटेन करते हैं कि छोटे पद से बड़े पद की ओर लोगों को अपने सिस्टम में रखते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो एक स्मूथली चलता है, उसमें इतनी दिक्कतें नहीं आती है। तो ये बोल रहा है कि अगर सोसाइटी को अच्छे से चलाना है तो हायरार्की को अडॉप्ट करना चाहिए। आगे बोल रहा है इन द यूएस अमेरिका में देयर इज़ एन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोफेशनल ब्रांचेज, स्पेशलाइजेशन एज वेल एज अ ग्रेट डैश ऑफ अदर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और इंटरेस्ट्स, कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ है, प्रोफेशनल ब्रांचेज है जहाँ पे प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, इस तरीके से। और स्पेशलाइजेशंस मतलब जैसे कोई किसी ने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया है, ठीक है, जैसे डॉक्टर तो जैसे जनरल एमबीबीएस हो गया, फिर जैसे कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई आपका किडनी का है, कोई आपका हड्डियों का है, कोई आपका हृदय का है, तो वो प्रोफेशनलिज्म है, स्पेशलाइजेशंस है, एज वेल एज ग्रेट ऑफ द अदर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और इंटरेस्ट, और वो अलग अलग मानव के क्षेत्रों के डोमेन्स के और इंटरेस्ट के अंदर काम करते हैं। सो कॉम्पिटेंस हियर इज़ वैल्यूड एंड ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। इसलिए अमेरिका के अंदर क्या है कि हर एक प्रोफेशन को वैल्यू करी जाती है, इसलिए वहाँ पर अगर किसी के पास स्किल है, टैलेंट है,
और वो काम कर सकता है, उसमें क्षमता है, तो उसकी वैल्यू की जाती है, उसे जो है मान सम्मान दिया जाता है, उसकी कदर की जाती है। एंड ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। और ऐसे लोग जिनके पास कोई आइडिया है, विचार है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, नए विचारों को। तो आगे इसने कहा है, इनफैक्ट लीडरशिप इवॉल्व्स एज ए नेसेसिटी ऑलमोस्ट इन एनी realm ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग थिंकिंग डैश वेयर मोर पीपल आर इन्वॉल्व। फिर आगे थोड़ी लीडरशिप के ऊपर चर्चा हुई है कि नेतृत्व क्षमता क्या होती है। तो नेतृत्व क्षमता ये है दोस्तों कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और वो विचार महत्वपूर्ण है जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेंगे, ऐसे विचार। आगे इसने कहा है, दस इट इज़ नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड वाई इवन इन एकेडमिक डैश थ्रू आउट द यूएस एंड वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स आर गिवन लीडरशिप असाइनमेंट्स। इसीलिए चूंकि लीडरशिप इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपन दुनिया भर में देखते हैं कि जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहाँ पर छात्रों को लीडरशिप के ऊपर असाइनमेंट यानी कि काम या होमवर्क दिया जाता है कि वे लीडरशिप को अच्छे से समझ सके। मोस्ट स्टूडेंट्स इवेंचुअली टेक ऑन लीडरशिप रोल्स विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत सारे छात्र जो है वो लीडरशिप के रोल को जो है भली भांति समझते हैं और उसको जो है एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं। These roles impact their lives as they become dash with typical challenges, solutions और skills required is essential। और इस तरीके के रोल जब वो लीडरशिप का रोल समझ जाते हैं छात्र, तो ये चीज़ उनको जीवन भर मदद करती है। जब वो किसी कंपनी में जाते हैं या अपना खुद का व्यापार करते हैं या किसी के नीचे नौकरी करते हैं, तो ये जो लीडरशिप के बारे में जो वो सीखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखते हैं, वो चीज़ें उनको हेल्प करती है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, तो इनको हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि सिस्टमेटिक, इजी, फाइन और कॉम्प्लेक्स, 4 ऑप्शन दिए। पहला जो है कि हायरार्की इज की इन एंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इंक्रीजिंगली डैश सोसाइटी। हमारी किस प्रकार की सोसाइटी है, किस प्रकार की सोसाइटी है जिसको हम लोग जो है नॉर्मल फंक्शन करवाना चाहते हैं, कैसी सोसाइटी है? सिस्टमेटिक सोसाइटी। अगर सिस्टमेटिक ऑलरेडी है, अगर सोसाइटी हमारी ऑलरेडी सिस्टमेटिक है, तो फिर उसको नॉर्मल फंक्शनिंग करवाने के लिए हायरार्की की ज़रूरत नहीं है। जब ऑलरेडी एक सिस्टम से चल रही है, तो फिर उसको जो है नॉर्मल फंक्शनिंग करवाने के लिए हायरार्की की ज़रूरत नहीं है, तो सिस्टमेटिक पॉसिबल नहीं है। फाइन सोसाइटी, भाई जब ऑलरेडी सोसाइटी अच्छी है, फाइन है, बढ़िया है, तो फिर उसको नॉर्मल फंक्शनिंग करवाने के लिए हायरार्की क्यों यूज़ करेंगे? तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। ईजी सोसाइटी, आसान सोसाइटी, ये तो बिल्कुल ही जो है गड़बड़ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जटिल है हमारी सोसाइटी, अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग लोग हैं, तो उनको एक नॉर्मल फंक्शनिंग करवाने के लिए हायरार्की को फॉलो करना चाहिए कि नीचे छोटे लोग होंगे, ऊपर फिर उनके जो है बड़े लोग होंगे, वो उनको मैनेज करेंगे, तो सोसाइटी अच्छे से चलेगी। अब अपन आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको जो है यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है उसको अपन करते हैं। यहाँ पर अपने को ऑप्शन 2 जो है उसमें फिलअप करना है। तो ये कह रहा है, इन द यूएस देयर इज़ एन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोफेशनल ब्रांचेज, स्पेशलाइजेशंस एज वेल एज अ ग्रेट डैश ऑफ अदर डोमेन्स। कि दूसरे डोमेन्स के लेकर के जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। तो ये जो आपने बात करी है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की, अलग अलग ब्रांचेज़ की, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिंता। वरी का मतलब क्या होता है? चिंता। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हो जाएगा? समानता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। और डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कठिनाई। डिफ़िकल्टी का मतलब क्या हो जाएगा? कठिनाई। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब भिन्नता की बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो जाएगा? डाइवर्सिटी। कि ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ अदर डोमेन्स की, बहुत अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमारे पास जो है नॉलेज होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन
नंबर 3 उसके ऊपर चलते हैं कि ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ अदर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और इंटरेस्ट्स, so competence here is valued and opinion influencers have an important role to play. In fact, leadership evolves as a necessity almost in any realm of human activity including thinking dash. कहाँ पर थिंकिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है प्रभावित हो, विशेषकर तो ईजीली मतलब आसानी से, ओनली मतलब केवल, और टैक्टफुली मतलब योजना के साथ। टैक्टफुली का मतलब क्या होता है? योजना के साथ या योजना के अनुरूप, और स्पेशली मतलब विशेषकर। तो हमें उस थिंकिंग की बात करनी है, विशेषकर उस थिंकिंग को डेवलप करना है जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है इन्वॉल्व हों। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 के अंदर कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा? स्पेशली। विशेषकर हमें वो थिंकिंग डेवलप करनी है जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है उसमें सम्मिलित हों। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देखिए, स्पेशली वेयर मोर पीपल आर इन्वॉल्व दस इट इज़ नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड वाई इवन इन एकेडमिक। एकेडमिक जो शब्द है ये एकेडमी से बना है। एकेडमी जो है उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट होगा? इंस्टीट्यूशन, प्लेस, स्फीयर और ग्रुप। प्लेसेस का मतलब स्थान, ग्रुप्स का मतलब समूह, और स्फीयर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र। तो यहाँ पर सबसे एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूशन। आपने भी अपने जीवन में काफ़ी सुना होगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कि वो संस्थान जहाँ पर शिक्षण प्राप्त किया जाता है या शिक्षण दिया जाता है उसको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो इंस्टीट्यूशंस होगा, कि इसलिए पूरे अमेरिका में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर लीडरशिप के ऊपर असाइनमेंट दिए जाते हैं, काम दिया जाता है, ताकि छात्र लीडरशिप के रोल को समझें। अब अपन आगे चलते हैं और अगला ऑप्शन जो है उसको देखते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द यूएस एंड वर्ल्ड वाइड students are given leadership assignments. Most students eventually take on leadership roles with varying degrees of responsibility. These roles impact their lives. और जब ये वो लीडरशिप का रोल लेते हैं तो ये चीज़ उनके जीवन को प्रभावित करती है। As they become dash with typical challenges. उनके जीवन पर क्यों प्रभाव आता है लीडरशिप असाइनमेंट्स का? क्योंकि वो लीडरशिप से फेमिलियर हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। तो जब लीडरशिप से परिचित हो जाते हैं, लीडरशिप के बारे में उनको जानकारी हो जाती है, तो ये चीज़ें उनके जीवन में प्रभाव लाती है और उनका आगे का जो प्रोफेशनल जीवन है वो अच्छा करता है। तो इसमें हो जाएगा एज दे बिकम। अनयूजुअल मतलब असामान्य, स्ट्रेंज मतलब अजीबोगरीब, अनइक्वल मतलब जो बराबर ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा फेमिलियर। फेमिलियर मतलब परिचित, कि जब उनको लीडरशिप के असाइनमेंट्स मिलते हैं, काम मिलता है, तो वो फेमिलियर हो जाते हैं किसके साथ? चैलेंजेस के साथ, चुनौतियों के साथ, हल और स्किल्स के साथ जिनकी ज़रूरत है प्रोफेशनल जीवन में। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अगला हमें दिया हुआ है कि चूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। हमें ब्रैकेट वाले वर्ड को रिप्लेस करके बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ लगाएं जिससे हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाए। तो दिया हुआ है व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। देखिए ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है जो आपको याद रखना है हमेशा। जब भी आप घड़ी में समय बताने की बात करें, घड़ी से समय बताने की बात हो तो अपन एक फ्रेज यूज़ करते हैं। तो निम्नलिखित फ्रेज का उपयोग करते हैं, निम्नलिखित फ्रेज का उपयोग करते हैं। और वो कौन सी फ्रेज है? वो है बाय योर वॉच। कौन सी फ्रेज है? बाय योर वॉच। तो ये याद रखना है। क्या कहा मैंने आपको कि घड़ी से जब भी आपको टाइम बताना हो तो उसके लिए एक फ्रेज यूज़ की जाती है और वो है बाय योर वॉच। ये सीधा आपको याद ही रखना है आगे से।
तो यहाँ पर अपन लिखेंगे व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच नहीं होगा, बाई योर वॉच होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू गो टू स्लीप, कि इनमें से कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ है टू गो टू स्लीप यानी सोने जाना। ठीक है, पहला है इडियम रन अराउंड इन सर्किल्स, सेकंड है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, तीसरा है ब्रेक न्यू ग्राउंड्स, चौथा है हिट द सैक। तो टू गो टू स्लीप के लिए इडियम क्या है दोस्तों, हिट द सैक। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, सैक का मतलब होता है बोरा, बोरा बोल सकते हैं या बोरी। तो दोस्तों जब आजकल के जो गद्दे हैं उनका आविष्कार नहीं हुआ था, ये वो नहीं प्रचलन में थे, नहीं बने थे, तब पुराने समय में क्या होता था कि बोरा या बोरी जिसका उपयोग आज के समय में सामान ढोने के लिए किया जाता है, उस बोरे में घास फूस भर दिया जाता था और उसके ऊपर जो है व्यक्ति सोने का काम करता था। तो वहीं से ये मुहावरा बना हुआ है हिट द सैक। तो हिट द सैक का मतलब हो गया कि भाई सोने की बात हो रही है, नींद लेने की बात हो रही है, तो हिट द सैक को जो है अपन रिलेट कर देंगे किससे, टू गो टू स्लीप। तो उम्मीद करता हूँ आगे आपको याद हो जाएगा। ये सैक से याद रखेंगे, सैक का मतलब होता है बोरा या बोरी जिसके अंदर घास फूस भर के सोते थे पुराने समय में, तो वहीं से ये इडियम बना हुआ है हिट द सैक मतलब टू गो टू स्लीप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको कहा है कि एंटोनिम बताइए। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। शब्द क्या है, मोरोज। देखिए मोरोज का मतलब होता है दुख या निराशा। तो मोरोज के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्लूमी, हम लोग बोल सकते हैं डेजोलेट, हम लोग बोल सकते हैं माइजरी, हम लोग बोल सकते हैं मेलनकली। तो ये सारे जो शब्द हैं दोस्तों ये दुख, निराशा, पीड़ा से संबंधित हैं। तो अपोजिट बताना है तो आंसर हो जाएगा जोवियल, क्योंकि जोवियल का मतलब होता है हैप्पी यानी कि खुश। और क्या बोल सकते हैं, जॉयफुल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, चीयरफुल बोल सकते हैं। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। हिंदी में अपन बोल सकते हैं खुश। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, नाटक से बना है। एडजेक्टिव है ड्रामेटिक, ड्रामा जो है वो है क्या है, नाटक है, ड्रामा। तो ड्रामा मतलब नाटक और ड्रामेटिक नाटकीय। फिर क्या है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक। और हरीड का मतलब होता है, ये हरीड जो है दोस्तों इसको मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। हरी जो है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना। तो हरीड जो है वो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसका मतलब होता है तेजी से किया गया कोई कार्य। तो यहाँ डी ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आप फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, दिया हुआ है ही हैज़ेंट डैश एनी अटेंशन टू माई मिजरेबल स्टेट, कि उसने जो है मेरी दयनीय स्थिति के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है, उस फ्रेज़ का मतलब होता है, कौन सा फ्रेज़ यूज़ हुआ है, पे अटेंशन टू। इस फ्रेज़ का मतलब होता है पे अटेंशन टू का किसी चीज़ पर ध्यान देना। पे अटेंशन टू फ्रेज़ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर ही हैज़ेंट गेव तो नहीं हो सकता, ठीक है, मेड भी नहीं हो सकता, हैड भी नहीं हो सकता, क्योंकि आगे आपको अटेंशन टू दिख रहा है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब एसोसिएट है, पे। अब चूंकि हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो पे का थर्ड फॉर्म क्या है, पेड। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे, ही हैज़ेंट पेड एनी अटेंशन टू माई मिजरेबल स्टेट। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। तो इस वाक्य का अर्थ है कि उसने अभी तक मेरी दयनीय स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस, इनकरेक्ट स्पेल्ड, वो स्पेलिंग बतानी है जिसकी जो है स्पेलिंग आपको गलत दी गई है। तो अमेलगमेट बिल्कुल ठीक है,
अमेलगमेट का मतलब होता है मिक्स करना, चीज़ों को मिलाना। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मिलाना। ठीक है, मिक्स करना, यूनाइट करना बोल सकते हो आप, मर्ज करना बोल सकते हो, कंबाइन बोल सकते हो। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। टिमोरस का मतलब होता है डरपोक। टिमोरस का मतलब क्या होता है? डरपोक। स्पेलिंग ठीक है दोनों की, अमेलगमेट की भी सही है, टिमोरस की भी सही है। टिमोरस के लिए सिनोनिम क्या बोल सकते हो? टिमिड बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? कावर्ड बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? चिकन हार्टेड बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? फेंट हार्टेड बोल सकते हो। तो ये सारे जो हैं ये किसके पर्यायवाची हो गए दोस्तों? टिमोरस के हो गए। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का मतलब होता है बिना इरादे के किया कार्य। बिना इरादे के आपने कोई कार्य कर दिया है, उसको अपन बोलते हैं अनइंटेंडेड। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट हमारा आंसर है। इसकी स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग क्या होगी? ये वाली होगी। तो आपको पता चल गया कि क्या कमी रह गई थी इसमें। एक पी जो है यहाँ से गायब कर दिया था। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? सुटेबल, उपयुक्त। हिंदी में क्या बोलेंगे? उपयुक्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको सेंटेंस दिया है और आपको यहाँ पर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर बताना है। सेंटेंस है आर टुडे ए वर्किंग डे और ए हॉलीडे। सेंटेंस का मतलब ये है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि आज छुट्टी है या वो दिन है जिस दिन काम किया जाएगा, वर्किंग डे है कि हॉलीडे है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और। यहीं से कहानी शुरू होगी। ये जो सेंटेंस आपको पूछा है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से पूछा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग एक नियम पढ़ते हैं कि और, नोर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। अगर ये आपको 5 कंजंक्शंस मिल जाएं और इनसे अगर आपने 2 सब्जेक्ट जोड़े हैं, कितने सब्जेक्ट जोड़े हैं? 2 सब्जेक्ट जोड़े हैं, इनमें से कोई भी आ जाए। बार बार इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप आगे से ध्यान रखेंगे। और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर आप इनसे 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो ये जो वर्ब होती है हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो वर्ब के नज़दीक होता है। दोबारा सुनिए, यहाँ पर जब भी और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप 2 सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो आने वाली वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार होगी जो वर्ब के नज़दीक होगा। तो यहाँ पर इस वर्ब के नज़दीक कौन है? ए वर्किंग डे। और ये जो आपका सब्जेक्ट है ए वर्किंग डे, ये कैसा है? ये सिंगुलर है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती। आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। इज टुडे अ वर्किंग डे और अ हॉलीडे, कि आज जो है वर्किंग डे है या हॉलीडे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर की जगह इज आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आपको एंटोनिम बताना है किसका? ग्रम्पी का। हिज ग्रैंडफादर वॉज क्वाइट ग्रम्पी। तो ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? ग्रम्पी का मतलब होता है दोस्तों चिड़चिड़ा। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इरिटेटेड, एक हो जाएगा बैड टेम्पर्ड, एक अच्छा वर्ड और लिख लीजिए चर्लिश। तो ये सारे शब्द जो है इनका मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो चिड़चिड़ा का अपोजिट क्या हो जाएगा? जीनियल। जीनियल का मतलब होता है मित्रवत। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं? फ्रेंडली बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? एमिएबल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? एफेबल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? कॉर्डियल बोल सकते हैं। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? जीनियल के।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चिड़चिड़े का अपोजिट क्या है? मित्रवत। क्योंकि चिड़चिड़ा है तो उससे कौन मिलना पसंद करेगा, बात करना पसंद करेगा? क्योंकि कुछ बोलेंगे तो चिढ़ जाएगा वो तो अपोजिट क्या है? जीनियल, फ्रेंडली। ऐसा व्यक्ति जिससे मित्रता करने का मन करता है, बात करने का मन करता है। इडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ईटेबल बोल सकते हैं। पॉसिबल का मतलब आप जानते ही हैं, संभव को बोलते हैं। टीनेबल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। टीनेबल का मतलब होता है डिफेंडेबल। डिफेंडेबल मतलब जिसको डिफेंड कर सकते हैं, मतलब जिसको बचाया जा सकता है, जिसको डिफेंड किया जा सकता है, उसको हम लोग टीनेबल बोलते हैं या डिफेंडेबल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको जो है उन्होंने कहा है कि उस पार्ट को, अंडरलाइन पार्ट को जो है करेक्ट करके बताइए। तो इसमें अंडरलाइन जो है वो मिस हो गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एन जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दे अपॉइंटेड हिम एज मैनेजर एज ही वॉज ड्यू फॉर एन प्रमोशन, कि उसको उन्होंने मैनेजर के तौर पे अपॉइंट कर लिया क्योंकि उसका प्रमोशन ड्यू था। भाई उसको जो है प्रमोशन मिलना था, तो उसको जो है उन्होंने किसकी पोजीशन पे हायर कर लिया? मैनेजर की पोजीशन पे हायर कर लिया। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोशन की अगर बात करें तो प्रमोशन जो है वो कैसा नाउन है? तो आप बोलेंगे कि सर प्रमोशन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दोस्तों आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ए का यूज़ हम लोग करते हैं जब नाउन के पहले अक्षर का साउंड जो है वो कैसा हो? कॉन्सोनेंट हो, यानी व्यंजन हो, कै खे गै गैडे, उस तरीके से। और एन का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब दोस्तों साउंड पहले अक्षर का किसका हो? वोवेल का हो, यानी स्वर का हो। ए आ ई वो वाला हिंदी भाषा के स्वर और व्यंजन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एन नहीं होगा। प्रमोशन में पै, प्रमोशन के जो उच्चारण है उसमें पहला अक्षर पै है, जो कि हिंदी भाषा का व्यंजन है, इसलिए हमें एन के स्थान पर आर्टिकल ए का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आपको एक मुहावरा दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताना है। मुहावरा है सेल लाइक हॉट केक्स। तो सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का तेज़ी से बिकना, किसी वस्तु का तेज़ी से बिकना। कोई अगर वस्तु जो है वो जल्दी से बिक जाए तो उसके लिए ये मुहावरा यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टू सेल क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स, कि कोई चीज़ जल्दी से भी बिक रही है और बड़ी मात्रा में, बहुत सारी क्वांटिटी में चीज़ बिक रही है और जल्दी जल्दी बिक रही है। आगे देखिए, अगला है, आपको एंटोनिम बताना है किसका? गाउडी का दिया हुआ है। इट्स वेरी चीप टू डिस्प्ले वेल्थ बाय डॉनिंग गाउडी ड्रेसेस, कि ये बहुत ही एक घटिया हरकत है कि आप अपने पैसे का दिखावा करें और चमकीली और भड़कीली ड्रेसेस पहने। तो ये जो शब्द है ना गाउडी, इसका मतलब होता है शोई, दिखावा जो करे, फ्लैशी और टेस्टलेस। और वो ड्रेस जो है वो एक तरीके की मतलब घटिया होती है, स्वादहीन होती है। तो एंटोनिम बताना है तो टेस्टफुल हो जाएगा। टेस्टलेस मतलब स्वादहीन, टेस्टफुल मतलब स्वाद से भरा। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर। चीप का मतलब होता है एक तो सस्ता, कीमत जिसकी कम हो, और चीप का मतलब घटिया भी होता है। दो मीनिंग आते हैं इसके। ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेट करना, हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा सजाना। ठीक है। और स्कैंटी का मतलब होता है कम, कोई चीज़ अगर कम मात्रा में मौजूद हो तो स्कैंटी बोलते हैं। इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा? मीगर हो जाएगा। और अपन क्या बोल सकते हैं? मीगर हो जाएगा। और अपन एक और चीज़ बोल सकते हैं इसके अंदर, अगर अपन इसके उसकी बात करें पर्यायवाची की, तो एक पर्यायवाची इसका और क्या हो जाएगा? स्पार्स। क्या हो जाएगा? स्पार्स। तो ये दो सिनोनिम इसके याद रखिए आप, मीगर और स्पार्स। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। डेस्पोंडेंसी का एंटोनिम बताना है। डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा।
हताशा। डेस्पोंडेंसी का मतलब क्या होता है? निराशा, हताशा। तो इसका एक सिनोनिम तो यहीं पर दिया हुआ है, डिजेक्शन, ये डेस्पोंडेंसी का सिनोनिम है। एक सिनोनिम ये दे रखा है वी बी गॉन। वी बी गॉन का भी मतलब क्या होता है? निराशा, हताशा, दुख, पीड़ा। सेटिस्फेक्शन आप जानते ही हैं, संतुष्टि। तो आंसर क्या हो गया? चीयरफुलनेस, क्योंकि निराशा और हताशा का अपोजिट क्या होगा? चीयरफुलनेस, मतलब खुशी, प्रसन्नता। तो यहाँ पर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। आपको बोल रहा है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसका एंटोनिम बताना है हम्बल का, कि द हम्बल प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब होता है विद्यार्थी, छात्र, स्टूडेंट। कि जो विनम्र छात्र था वो फर्श पे बैठ गया सम्मान के साथ। तो हम्बल होता है विनम्र, तो विनम्र का अपोजिट क्या होगा? घमंडी। तो घमंडी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राउड। और क्या बोल सकते हैं? एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, एरोगेंट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। स्टर्डी का मतलब होता है ताकतवर। स्टर्डी का मतलब क्या होता है? ताकतवर। तो इसके लिए क्या सिनोनिम लिख सकते हैं? रोबस्ट लिख सकते हैं और हस्की। ये दो वर्ड ध्यान रखिएगा, ताकतवर के लिए आते हैं रोबस्ट और हस्की। करप्ट का मतलब आप जानते ही हैं, भ्रष्ट को बोलते हैं। और कैपिटलिस्ट होता है पूंजीवादी, जो व्यापार में धन लगाता है, पैसा लगाता है, उसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस। वो वर्ड आपको बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो देखो, स्क्यूड स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। क्रिएटर, क्रिएटर होता है जो कुछ बनाता है, बनाने वाला। बनाने वाला जो होता है उसको क्रिएटर बोलते हैं, तो ये स्पेलिंग भी ठीक है। एपेरेंट का मतलब होता है सुस्पष्ट, जो चीज़ साफ साफ नज़र आ जाए उसको एपेरेंट बोलते हैं। इसके लिए अच्छा वर्ड है एक्सप्लिसिट, एविडेंट और ऑब्वियस। ये तीन इसके सिनोनिम आप याद रखो, काम आएंगे आपको आगे के एग्जाम्स में। एक्सप्लिसिट, एविडेंट और ऑब्वियस। तो एग्रेसिव की स्पेलिंग गलत है बेटा, यहाँ पर डबल जी आता है। और एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आक्रामक। विराट कोहली के लिए ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है कि विराट कोहली जो है बड़ा क्या है? एग्रेसिव है, आक्रामक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। आपको यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट के लिए बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो दिया हुआ है शी डेवलपिंग अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, कि उसने एक बहुत ही शानदार जो है क्षमता विकसित कर ली है। किसके खिलाफ? ठंड के खिलाफ। तो ठंड के खिलाफ, तो देखो आईएनजी फॉर्म जो है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ सकती, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो नो सब्सटीट्यूशन वाला चला गया सबसे पहले। फिर दूसरा है कि डेवलप्स, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल में आता है, जो कोई फैक्ट बताता है या हैबिट बताता है। तो ये कोई फैक्ट और हैबिट तो है नहीं। अब ए ऑप्शन है हैज़ डेवलप्ड और बी है हैज़ बीन डेवलप्ड। तो ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का। ये तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट ने खुद डेवलप किया है रेजिस्टेंस। तो हैज़ डेवलप्ड, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और बोल रहा है कि जो ब्रैकेट में शब्द दिया है उसका पर्यायवाची चारों में से बताइए। बोल रहा है द सेटिंग सन टर्न द डैश ओशियन इनटू अ सी ऑफ गोल्ड, कि जो ढलता सूरज था, तो जब वो सूरज ढल रहा था तो उसकी जो लालिमा थी उसने उस शांत समंदर को सुनहरे समंदर में, मतलब गोल्डन में जो है परिवर्तित कर दिया। काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है शांत। तो इसके सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है कूल, पीसफुल, सीरीन, ट्रैंक्विल। ये सारे इसके क्या है? पर्यायवाची हैं। ठीक है। और एक और इसका इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है जो अक्सर एग्जाम में आता है, प्लेसिड। तो ये सारे इसके सिनोनिम है। तो यहाँ पे देखो कौन सा है, तो प्लेसिड दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्टिव का मतलब होता है रहस्यमयी। फर्टिव का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएंगे? तो इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा एक तो सीक्रेटिव और एक हो जाएगा क्लेंडस्टाइन। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? रहस्यमयी, सीक्रेटिव और क्लेंडस्टाइन। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर,
जो स्थिर नहीं है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं अनस्टेबल, और एक अच्छा वर्ड है इसके लिए मर्क्यूरियल। और स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, इधर उधर जो चीज़ बिखरी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला सवाल जो कि अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम हमें बताना है पर्यायवाची किसका, जो वर्ड यहाँ दिया हुआ है। तो शब्द है ही इज जस्ट जेलस दैट ही डिडंट गेट पिक्ड फॉर द जॉब, कि वो इसलिए जल रहा है क्योंकि उसको नौकरी के लिए नहीं चूज किया गया। तो जेलस जो है वो जलन से संबंधित है। ठीक है, तो एनवियस हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनवी जो वर्ड है उसका एडजेक्टिव फॉर्म है। जैसे यहाँ पर जो नाउन था वो आपका था जेलेसी, जलन, तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म था जेलस, वैसे ही एनवी का मतलब भी जलन, उसका एडजेक्टिव है एनवियस, तो ये आंसर हो जाएगा। सस्पिशियस का मतलब आप जानते ही हैं, ड्यूबियस यानी कि डाउटफुल, जिस पर संदेह हो, संदेहास्पद। स्पाइट का मतलब होता है दुर्भावना युक्त, स्पाइट का मतलब क्या होता है, दुर्भावना युक्त। इसके लिए पर्यायवाची है हमारे पास मेलाइस। अगला वर्ड है ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, तो लालची के लिए एक अच्छा वर्ड मैं आपको बता देता हूं, रेपेशियस। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा यहाँ पर जो है सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी की चर्चा करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।